Hello everyone, welcome to RN classes. Today in this video, I will discuss class 8th board exam conducted by DAV school. We will discuss each and every question step by step so that you can check your answers. Now let's proceed on to the questions. Section 1, question number 1. The value of root 44 plus root 14 plus root 121 is, ये क्या गिवन है 44 प्लस रूट 14 प्लस रूट 121। अब देखो इस स्क्वायर रूट में हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है। अब जब तक ये सिंप्लीफाई ना हो किसी नंबर में तब तक हम स्क्वायर रूट निकालना काफी मुश्किल है हमारे लिए, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें इजीएस्ट नंबर, यहाँ पे सबसे इजीएस्ट चीज क्या दिख रही है आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 121। अच्छा 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है? सबको पता है 11, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे 14 प्लस 11 हो गया। 14 प्लस 11 इज रूट 25। अब रूट 25 भी पता होता है आपको, क्या हो गया 44 प्लस रूट 25 इज 5। अब इसको भी ऐड कर दो, ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 49। अब स्क्वायर रूट ऑफ 49 भी पता है भाई 7 है, सो आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 25x स्क्वायर इज डिवाइडेड, ये डिवाइडेड आएगा, when डिवाइडेड बाय रूट 5x द कोशेंट इज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 25x स्क्वायर को रूट 5x से डिवाइड करना है। इसका मतलब देखें एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है ये। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 5, रूट 5 को 5 की पावर, इसका मतलब 1/2 होता है और x की पावर ये 1 है, राइट? अच्छा अब देखो यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी सब्ट्रैक्ट। कौन सा लॉ लगाया, a रेज टू द पावर m b रेज टू द पावर n, सॉरी a रेज टू द पावर m a रेज टू द पावर n इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n, ये वाला लॉ लग जाएगा हमारा। तो दिस इज 5 raised to the power 2 minus 1/2 into x raised to the power 2 minus 1. So this will become 5, ये क्या बन गया 3/2 into x raised to the power 1. This is our answer. पर चेक करो क्या ऑप्शंस में ऐसा कुछ गिवन है? नहीं, मतलब इस आंसर को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। मॉडिफाई कैसे करें, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 1/2 पावर 3, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 ही तो बन जाएगा इनटू x, राइट? अब 5 की पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, मतलब इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, क्योंकि हमें ऑप्शंस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा हुआ था तो हमने इसको भी ऐसे लिख दिया कि पावर 3 इंटू एक्स। स्क्वायर रूट 5 की पावर 3 मतलब रूट 5 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ये क्या बन गया रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है इंटू रूट 5 एज इट इज इंटू एक्स, तो आंसर आ गया 5 रूट 5x, so option D is correct. Now let's move on to the question number 3. The area of a square is expressed as 9x square plus 30x plus 25. Which expression represents the side of the square? अब साइड निकालनी है, साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर ना, वो हमें गिवन है, दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25। अब हमें साइड ऑफ द स्क्वायर बतानी है, क्या करें भाई, जब तक हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में ना लिखें मतलब फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। ये क्या बन रहा है 9x स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 3x स्क्वायर का, ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। देखते हैं बीच में 2ab वाली टर्म बनती है या नहीं, 2 इंटू a दैट इज 3x इंटू b दैट इज 5, बन गया 30x। सो दिस इज 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब साइड स्क्वायर है 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो साइड कितनी होगी हमारे पास 3x प्लस 5, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
Question number 4. If minus 2 by 3 is equal to 2x, then the value of 3x plus 1. अब 3x plus 1 की वैल्यू निकालनी है, उसके पहले x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल लेंगे. तो x की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करें, ये हमें गिवन है माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 2x. आपको x की वैल्यू चाहिए तो माइनस 2 बाई 3. अब ये वाला 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू x. दिस इज माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू x. अब इधर पुट कर देते हैं, 3 इंटू माइनस 1 बाय 3 प्लस 1. 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इन द गिवन फिगर L is parallel to M and T is a transversal line. Which pair of angle is not supplementary? यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉट सप्लीमेंट्री. मतलब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं होना चाहिए. वो ऐसा कौन सा एंगल होगा, चलो देखते हैं. एंगल 1 और एंगल 6 की बात करी गई है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. अब हमें पता है दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड T इज ट्रांसवर्सल. ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, इतना पता है हमें. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. सो एंगल 4 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के. क्यों, को इंटीरियर एंगल्स हैं. ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 4 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 भी तो 180 डिग्री के होगा. इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, उसने नॉट सप्लीमेंट्री पूछा है. चलो एंगल 3 और एंगल 8 के बारे में बात करते हैं. एंगल 8 ये है और एंगल 3 ये है. यहां से हमें पता है एंगल 6 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री. वाई, दे आर मेकिंग लीनियर पेयर. और L और M पैरेलल है तो एंगल 6 एंगल 3 के भी इक्वल है. क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 8 भी 180 डिग्री है. अगर मैं एंगल 6 को एंगल 3 से रिप्लेस कर दूं तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 भी 180 डिग्री होगा. सो एंगल 3 एंड एंगल 3 आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री. तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता. सी ऑप्शन देखें, एंगल 3 एंड एंगल 5. दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 5. These two lines are parallel and this is transversal. तो एंगल 3 और एंगल 5 is co-interior angles. एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर co-interior angles. उनका सम 180 होता है. तो ये भी आंसर नहीं है. तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. The coordinates of a point that lies on y axis is. अच्छा एक बात बताओ, y एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करते हैं उनका x कोऑर्डिनेट कैसा होता है, 0. और y कोऑर्डिनेट कोई भी नंबर हो सकता है. तो यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट 0 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Ramit purchased a bag for rupees 200. He sold it for rupees 180. The percentage decrease in the price of the bag is. Okay. उसने 200 का परचेज करा और 180 का बेच डाला. राइट, प्राइस में डिक्रीज हो गया, परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है. अच्छा एक बात बताओ, कितना डिक्रीज हुआ प्राइस में, 200 था 180 हो गया, 20 रुपीज का डिक्रीज हो गया. अच्छा, डिक्रीज किस पे कैलकुलेट किया हमने भाई, किससे कंपैरिजन किया, 200 से. तो अपॉन 200. परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू 100. तो 0 से 0 कैंसिल आउट. दिस इज 10%. So option B is correct. Next, question number 8. If the total surface area of a cube is 150 meters square, then the length of its side is. ठीक है, let इसकी साइड ले लेते हैं x. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, कितने फेसेस हैं, 6. तो एरिया इज 6x स्क्वायर. वो किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, 150 के. यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 150 अपॉन 6. तो 6 4 जा 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 2 से जाएगा, 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30. सो x स्क्वायर इक्वल टू 25. x कितना आ गया, 5. अब द लेंथ ऑफ द साइड इज
साइड क्या थी x, तो लेंथ आ गई 5 मीटर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 5,6 फ्रॉम y एक्सेस। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक कि आप 5,6 एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पे, दिस इज 5,6। अब इसका डिस्टेंस चाहिए हमें, किससे, y एक्सिस से, ये डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस के इक्वल, दैट इज 5 यूनिट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तरीका ठीक है। दूसरा तरीका हमें पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस विल गिव अस अ x कोऑर्डिनेट, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या था, 5, सो 5 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, in the given figure the value of x is, x ढूंढो कहाँ पे है, ये रहा x। अच्छा बाकी एंगल्स देखो, ये 60, ये 90, ये 40, ये 70, कैसे एंगल्स है ये, एक्सटीरियर एंगल्स है इस पॉलीगन के। इसका फायदा उठाएं, देखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑफ एनी पॉलीगन क्या होता है, 360 होता है। तो इसका मतलब x प्लस 70 प्लस 40 प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, तो 70 प्लस 60 दैट इज 130 एंड 40 plus 90 that is 130 is plus x equal to 360 degrees. तो x equal to 360 minus 260 degrees, so x is equal to 100 degrees. So option C is correct. Next question number 11 and 12 क्या है, assertion and reasons. A statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Choose a correct option out of the following. A, B, C, D are the options for question number 11 and question number 12. Let's check out question number 11. Assertion A minus 1 by 5 raised to the power 4 raised to the power 4 is the reciprocal of minus 5 raised to the power 16. ठीक है, चलो इसको पहले देखें कि असर्शन ट्रू है या नहीं। उसके लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा, -1 बाय 5, अच्छा 4 इंटू 4, पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, दैट इज 4 रेज टू दी सॉरी -1 रेज टू दी पावर 16 और ये -5 रेज टू दी पावर 16। क्या ये नंबर इसका रेसिप्रोकल है, यस, आंसर इज यस, ये तो इसका रेसिप्रोकल ही है, राइट। ये तो हमारी असर्शन ट्रू हो गई। अब असर्शन में रीजन देखते हैं, क्या ये ट्रू है, इसने बोला a रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m इंटू n, ठीक तो किया है, m इंटू n मल्टीप्लाई तो हो जाते हैं, तो रीजन भी हमारा ट्रू है। अब हमें चेक करना है क्या असर्शन, क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली, बिल्कुल। देखो इसी का यूज करके हमने ये फाइंड आउट किया, यहाँ पे हमने ये लॉ लगाया, a रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n इक्वल टू a रेज टू दी पावर m एन n, उसका यूज करके हमारे पास ये नंबर बन गया। फिर हमने देख लिया ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका यूज करके हम असर्शन तक पहुंच गए। सो a एंड b आर करेक्ट, a एंड r आर करेक्ट एंड r इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, यहाँ पे बोथ असर्शन A एंड रीजन R इज ट्रू एंड रीजन R इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A, सो ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, population of a town 1 year ago was 10,000. It increases every year at the rate of 10% per annum. Present population of the town is 11,000. देखते हैं क्या ये ट्रू है या नहीं। एक साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 10,000, और बढ़ कैसे रही है, 10% पर एनम, मतलब अब पॉपुलेशन में क्या होगा, 10% का इंक्रीज। ठीक है, तो ये बन जाएगी 11,000।
1000 बढ़ गई, ठीक है, ये तो ट्रू है, ठीक है। अब मैंने ये ऐसे फाइंड आउट करा, हम ऐसे भी तो फाइंड कर सकते हैं, 10,000 1 प्लस रेट है 10 अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम 1 ईयर है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 11,000, क्लियर। अच्छा ये तो ट्रू है। असर्शन रीजन देखें, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर एन वेयर ए पी आर एंड एन हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, तो ये फॉर्मूला भी ठीक है। क्या इसका यूज करके हम असर्शन तक पहुंच गए? यस, यही तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हमने, ठीक है। सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 13 केस स्टडी है। Seema went to a mall to purchase a lehenga for her wedding. She finalized the lehenga whose marked price was 60,000. Shopkeeper offered a discount of 25% on it. Based on the above information, answer the following questions. देखते हैं, क्वेश्चन है डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर। अच्छा, तो मार्क्ड प्राइस क्या था लहंगा का? लहंगा का मार्क प्राइस था हमारे पास 60,000। डिस्काउंट बताना है, डिस्काउंट उसने कितना दिया इन परसेंटेज? 25%। तो कितना डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट किस पे लगता है? मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट इन रुपीज हमें फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा? 60,000 इंटू 25%। 60,000 का 25% निकाल लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 600 इंटू 25, दैट इज ₹15,000। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ द लहंगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट होगा तभी सेलिंग प्राइस आएगा। तो सेलिंग प्राइस होता क्या है हमारे पास? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना था? 60,000 माइनस डिस्काउंट दिया उसने 25%, हमने फाइंड आउट करा था पिछले पार्ट में 15,000, ठीक है। सो लहंगा पड़ा उसको 45,000 रुपीज का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड पार्ट, if after giving a discount of 25% the shopkeeper still earns a profit of 20%। अच्छा, उसने डिस्काउंट दे दिया, सेल कर दिया, उसको प्रॉफिट हुआ 20%। देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर फॉर द लहंगा? शॉपकीपर में वो लहंगा कितने का खरीदा? अच्छा, लेट्स से कॉस्ट प्राइस उसकी है x और सेलिंग प्राइस अभी तो पीछे निकाल के हटे, कितना? 45,000, ठीक है। अब प्रॉफिट पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, एक्स ले लिया हमने, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट कितना है? 20%। किस पे अप्लाई होगा? कॉस्ट प्राइस पे, दैट इज एक्स। सेलिंग प्राइस इज 45,000 माइनस एक्स, सो 1/5, 1/5x, x उधर आ गया प्लस x इक्वल टू 45,000। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे योर आंसर विल बिकम 37,500, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट और पार्ट भी है इसका। Seema spent 5% of the selling price on purchasing a beautiful bag to keep that lehenga. Find the total amount she paid to the shopkeeper. अच्छा, 5% of the shopkeeper selling price उसने बैग पे खर्च दिया, तो बैग कितने का आया? 5% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था उसका? 45,000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, सो आपका सेलिंग प्राइस आ गया, नहीं सॉरी, बैग का प्राइस आ गया 2250 रुपीज, ठीक है, यह 2250 रुपीज। अब टोटल अमाउंट कितना पे करा? एक तो उसने लहंगा खरीदा 45,000 का, प्लस उसमें क्या दे दिया? 2250 बैग के पैसे, दैट इज 47250 रुपीज। आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 केस स्टडी 2। द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ अभिषेक्स फैमिली ड्यूरिंग ए मंथ इज गिवन बिलो। ये आपको पाई चार्ट गिवन है। रीड द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
इफ मंथली सेविंग्स ऑफ फैमिली इज 3000 वो मंथली सेव करते हैं, देन मंथली इनकम, लेट द मंथली इनकम बी एक्स। हमें नहीं पता मंथली इनकम कितनी है। अच्छा बताओ सेविंग्स टोटल ये क्या है, मंथली इनकम का पाई चार्ट है, टोटल मंथली इनकम में से इतना 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 पार्ट ये हर जगह पे खर्च करते हैं। अच्छा अब सेविंग्स कितनी हुई उसकी 15%, ठीक है, तो 15% ऑफ टोटल मंथली इनकम उसने सेव कर लिया, और वो सेविंग्स कितनी थी 3000, तो दोनों इक्वल होंगे। तो ये क्या आएगा 15/100 इंटू एक्स इक्वल टू 3000। सो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 3000 इंटू 100 अपॉन 15, तो 15 वन जा 15 टू जा 30, तो x इक्वल टू 20,000। तो 20,000 रुपीज उसकी क्या थी मंथली इनकम। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, द सेंट्रल एंगल ऑफ फॉर हाउस रेंट, हाउस रेंट देखें, हाउस रेंट है हमारे पास ये सेंट्रल एंगल निकालना है। अब सेंट्रल एंगल के लिए हमें फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन कितनी है 10%, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, कितना आएगा 10%, 10% का मतलब 10/100, डिग्री में चेंज करना है तो इंटू 360, 0 से 0 कैंसिल आउट, दिस इज 36 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें, हाउ मच मोर मनी इज स्पेंट ऑन फूड दैन क्लोथ्स, ठीक है, तो मनी स्पेंड ऑन फूड देखें, फूड पे कितनी मनी स्पेंड करी है उसने 25% फूड है और 10% क्लोथ है, तो 25% इस पे है एंड क्लोथ्स पे है उनकी 10%, तो 25% ऑफ टोटल इनकम कितनी थी हमने फाइंड आउट करी थी 20,000 और 10% ऑफ 20,000, ठीक है, तो 25/100 इंटू 20,000, 0 से 0 कैंसिल आउट, दिस इज 5,000 रुपीज उसने फूड पे खर्च करे, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 2,000 रुपीज उसने क्लोथ पे खर्च करे। तो कितनी मोर मनी खर्च करी माइनस कर दो, दैट इज 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा वर स्पेंट ऑन फूड, राइट। नेक्स्ट और पार्ट है इसका, फाइंड द टोटल मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा ट्रांसपोर्ट पे देखें कितना परसेंटेज है 5% ट्रांसपोर्ट पे है और एजुकेशन पे 15% है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट पे 5% एंड एजुकेशन पे 15%। अच्छा टोटल कितना पार्ट, कितनी परसेंटेज टोटल है इनकी 20%। अच्छा 20% यही तो हमें निकालना था किसका 20% ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी थी 20,000, दैट इज 4,000 रुपीज इन दोनों को मिला के खर्च करा। क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन 3, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं 2m, m² - 1 and m² + 1। अब out of these three clearly we know that m² + 1 is not the smallest, right? So या तो 2m smallest होगा या m² - 1 smallest होगा। तो case 1 when 2m is smallest, ठीक है, सो 2m किसके इक्वल हो जाएगा 12, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 12 चाहिए, तो यहां से m हमारे पास कितना आ जाएगा 6, राइट। तो पुट कर देते हैं m² - 1 और m² + 1 में पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आएगा 36 - 1 36 + 1, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 12 35 एंड 37। केस 2 ये भी तो हो सकता है m² - 1 इज द स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे 12 पुट करके देखो तो m² = 13। अब m² ऐसा नंबर, ऐसा रेशुअल नंबर जिसका स्क्वायर 13 आए, नो पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, तो आपको इस केस से पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 12, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, find the smallest number by which 2880 must be divided so that the quotient is a perfect cube।
परफेक्ट क्यूब के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2880, सबसे पहले 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0 एज इट इज। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0 एज इट इज। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 एज इट इज। 2 9 जा 18, 0 एज इट इज। 2 45 जा 90, 3 15 जा 45, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। अब देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर इससे डिवाइड करें सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के लिए सारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, ट्रिपलेट में होने चाहिए। इसका ट्रिपलेट बन रहा है, इसका ट्रिपलेट बन रहा है, ना ही 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, ना ही 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर को इससे डिवाइड कर दूं, किससे, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ये ट्रिपलेट बच जाएंगे हमारे। सो 3 इंटू 3 into 5, that is 9 5s are 45 is the smallest number which should be divided so that it becomes a perfect cube. Next, question number 17. If cube root of 0.027 upon x equal to cube root of 1000, then find the value of x. तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 0.027 अपॉन x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1000। ठीक है, तो x को उधर ले जाते हैं, क्यूब रूट ऑफ 0.027 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000 इक्वल टू x, इसको इधर ले आए और ये x उधर चला गया। राइट, अब 0.027 हमें पता है किसका क्यूब रूट है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, 27 अपॉन 1000 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000 इक्वल टू x, तो दिस बिकम्स 3/10 अपॉन 10 इक्वल टू x। सो दिस इज 3/100 इक्वल टू x, सो x आ गया 0.03 आंसर। नेक्स्ट, question number 18. If a plus b plus c equal to 12 and a square plus b square plus c square equal to 64, find the value of ab plus bc plus ca. अब देखो a plus b plus c है, a square b square c square है, ab bc ca है, इन तीनों का यूज कौन सी आइडेंटिटी पे होता है, a plus b plus c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। राइट, अब यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, ab प्लस bc प्लस c। राइट, और ये a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर एज इट इज। अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू दी हुई है हमें 12 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भी गिवन है, इसकी वैल्यू है 64 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसकी तो वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। राइट, तो ये बन जाएगा 144, 64 को इधर ले आते हैं, माइनस 64, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, सो दिस विल बिकम 144 माइनस 64 दैट इज 80 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। राइट, सो दिस इज 40 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 का और पार्ट, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब इसको फैक्टराइज करना है, क्लियरली आइडेंटिटी तो कोई नहीं लग रही, तो क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनको ऐड करके क्या आए, -3, और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर आई है -28। तो 28 कैसे हो सकता है, 4 and 7, उससे 3 भी बन जाएगा। राइट, अब
दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव में आ रही है, तो एक नंबर इसमें से नेगेटिव होना चाहिए। अब कौन सा नंबर नेगेटिव रखे यहां से डिसाइड करेंगे। 4 और 7 -3 है, तो मतलब -7 के आगे लगाना पड़ेगा, इधर भी -7 के आगे लगाना पड़ेगा, तो हो गया सेटिस्फाई। तो लिख दो x² -3 के x को कैसे लिखेंगे, -7x प्लस 4x -28। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x, x -7 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 4x -7। सो x -7 इज कॉमन, अंदर बच गया x + 4, हो गया फैक्टराइज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। The perimeter of a trapezium is 52 centimeter and its two non-parallel sides are of length 10 centimeter each. If the distance between two parallel sides is 8 centimeter, then find the area of the trapezium. Right? एक हमें trapezium given है, let's say ABCD. ठीक है, these are the two parallel sides. एंड नॉन पैरेलल साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड्स है, ये वाली, और हमें ये गिवन है 10 सेंटीमीटर ईच, दिस इज 10 एंड दिस इज 10, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 8, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। लेट्स से ये हाइट, ये साइड ए है, ये साइड बी है पूरी। अब हाइट तो हमें पता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स नहीं पता, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, एक चीज हमने अभी यूज नहीं करी, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम क्या होगा यहाँ पे, a + b + 20, 10 + 10 = 52। तो यहाँ पे a + b किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 32 के, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो हमारे पास आ ही गया 32। पुट कर दे यहाँ पे, ये आ जाएगा हाफ इंटू 32 इंटू 8, तो 2 1s are 2 and 2 4s are 8, 32 इंटू 4 दैट इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास एरिया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। The diameter of a roller is 5 meter and its length is 2.8 meter. एक रोलर है इस तरीके का, ठीक है, इसका डायमीटर हमारे पास गिवन है, डायमीटर इज 5 मीटर एंड लेंथ इज 2.8, ये पूरी लेंथ क्या है 2.8 मीटर। It takes 8 complete revolutions to level the floor of a room. रूम को उसने अगर लेवल करना है तो टोटल 8 रेवोल्यूशंस लगती हैं पूरी पूरी। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करें भाई, जितना उसने 8 रेवोल्यूशंस में एरिया कवर किया होगा वही एरिया होगा फ्लोर का, ठीक है, क्योंकि उसने बोला कंप्लीट रेवोल्यूशंस 8 ही लगी, राइट। तो एक बात बताओ, जब रोलर रोल करेगा तो उसका कौन सा सरफेस जो है वो फ्लोर पे लगेगा, उसका ये वाला सरफेस। ये कौन सा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा वो, 2πRH, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। अच्छा कितनी रेवोल्यूशन लगी, 8 रेवोल्यूशंस में कितना एरिया कवर करेगा, 8 इंटू 2πRH, ठीक है। सो एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 8 इंटू 2πRH। तो 8 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है हमारे पास, ये डायमीटर है 5, रेडियस इज 5/2 इंटू हाइट कितनी है, दिस इज द हाइट ऑफ द रोलर दैट इज 2.8, ठीक है। तो ये पॉइंट हटा देते हैं, ये 10 आ गया, तो 7 4s are 28, 5 1s are 5, 5 2s are 10, ये 2 से ये 4 कट गया, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 22, ठीक है। सो 16 इंटू 22 दैट इज 352 मीटर स्क्वायर
एरिया आ गया फ्लोर का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, a diagonal and a side of the rhombus are of equal length। rhombus बनाएं, दिस इज rhombus, ये सारी साइड्स इक्वल होती है rhombus की। अब डायगोनल बना देते हैं, सपोज ABCD इज ए rhombus, ABCD लिख देते हैं। उसने बोला डायगोनल और साइड इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड सपोज इक्वल है, हमें एंगल्स निकालने हैं rhombus के। एक बात बताओ, ABD जो हमारे पास ट्राइंगल बनी, कैसी ट्राइंगल बन गई? देखो ये डायगोनल इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये ट्राइंगल कैसी बन गई? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, सो एंगल A कितना हो गया आपके पास? 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। अच्छा, एंगल B फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होता है भाई? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, बिकॉज रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो एडजेसेंट एंगल तो सप्लीमेंट्री होंगे। सो एंगल B हमारे पास कितना आ गया? 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। क्लियर है? अब एंगल B इक्वल टू एंगल T एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो एंगल B इक्वल टू एंगल D कितना हो गया? दैट इज 120 डिग्री। वाई? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली एंगल A इक्वल टू एंगल C 60 डिग्री हो गया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, इसका और पार्ट है, two adjacent angles of a parallelogram are 4x plus 2 degree and 3x minus 4 degree. Find the measure of each angle of the parallelogram. ठीक है, सपोज ये एंगल पैरेललोग्राम है हमारे पास PQRS, ये एंगल दे दिया 4x प्लस 2 डिग्री और ये एंगल दे दिया हमें 3x माइनस 4 डिग्री। ठीक है, तो सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है। अब वी नो दैट एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, पैरेललोग्राम है, तो 4x प्लस 2 डिग्रीज प्लस 3x माइनस 4 डिग्रीज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज 7x plus 2 equal to 180 degree, right? Sorry, 7x minus 2 equal to 180 degree. So 7x equal to 182 degree, x equal to 182 by 7. तो 7 2s are 14 and 7 6s are 42. तो x आ गया तुम्हारे पास 26 डिग्री। तो एंगल P जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 4 into 26 plus 2, so this will become 106 डिग्री। एंड एंगल Q फाइंड आउट करेंगे 3 into 26 minus 4 that is 78 minus 4, this is 74 degrees। ठीक है, अब एंगल P एंगल Q आ गया है, तो एंगल P किसके इक्वल होगा? एंगल R के। ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है, दैट इज 106 डिग्री। और एंगल Q किसके इक्वल होगा? एंगल S के। कितना? 74 डिग्रीज, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। क्लियर? Next, question number 22. Numbers from 1 to 20 written on 20 separate slips, one number on one slip, are kept in a box and mixed well. One slip is drawn at random from the box. What is the probability of getting a composite number? A number which is a multiple of 3 or 5. क्लियर है? अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, अब 1 to 20 स्लिप्स थी, हमें सबसे पहला पार्ट क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर।
कि उसमें कॉम्पोजिट नंबर आना चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो बताओ पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले क्या 1 हम ले सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर में? नहीं, 1 इज नॉट अ कॉम्पोजिट, नाइदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम। ठीक है, 2 इज नॉट कॉम्पोजिट, 3 इज नॉट कॉम्पोजिट, क्या आएगा? 4, देन 6, देन 8, देन 9, देन 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 20। ठीक है, यही नंबर आ सकते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है भाई? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, ऐसे ऐसे कितनी आउटकम्स हैं? दैट इज 20, राइट। अब कॉम्पोजिट नंबर 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 12 आ सकता है, इनमें से कोई भी नंबर आएगा तो चलेगा। ठीक है, सो कितनी पॉसिबल आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज 11/20 इज द प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? सेकंड देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, और है बीच में, अगर 3 का मल्टीपल आएगा तब भी चलेगा, 5 का मल्टीपल आएगा तब भी चलेगा। ठीक है, अब 3 के मल्टीपल्स भाई कहां से शुरू होंगे? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, वो बड़ा हो गया 20 से, ये हो गए 3 के मल्टीपल। अब 5 के मल्टीपल भी हैं, 5, देन 10, देन 15, देन 20, ये होंगे। इनमें से कोई भी आएगा तो चलेगा। तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 15 यहाँ पे भी है, 15 यहाँ पे भी है, डबल नहीं गिन लेना। ठीक है, तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स है? 9, और टोटल फेवरेबल आउटकम्स है 9, पॉसिबल आउटकम्स है 20, तो 9/20 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है? Now let's move on to the section 4, question number 23. The lengths of a pair of adjacent sides of a rectangle are in the ratio 4:3. If the diagonals of the length is 50 centimeter, find the lengths of the sides of the rectangle and hence find the perimeter of the rectangle. एक हमारे पास rectangle है, let's say ABCD. Their adjacent sides are given in the ratio 4:3. Let's say ये साइड है 4x, ये क्या हो जाएगी 3x. ठीक है, तो लिखोगे कैसे? Let the sides be 4x and 3x. राइट, अब एक डायगोनल दिया हुआ है दैट इज 50, तो AC इज 50. हमें लेंथ निकालनी है, मतलब ये x फाइंड आउट करेंगे तभी लेंथ आएगी. अब कैसे दिखाएंगे निकालेंगे? वी नो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, यहां पे बना दिया 90 डिग्री. तो इससे क्या हुआ? हमें दिख गया ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है, तो यहां पे हम x निकाल सकते हैं कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर. दिस इज 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर. तो ये आ गया 2500 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर. सो x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2500 अपॉन 25. तो दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू 100. सो योर x इज 10. x इज 10. तो AB हमारे पास आ गया 40 सेंटीमीटर एंड BC हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर. अब पेरीमीटर निकालना है तो 2 इंटू L प्लस B होता है, राइट. सो 2 इंटू लेंथ इज 40, ब्रेड्थ इज 30, तो 2 इंटू 70 डेट इज 140 सेंटीमीटर. आंसर क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. Find the greatest number of 6 digits which is a perfect square. Also find the square root of the resulting number. ठीक है, अच्छा
6 डिजिट ग्रेटेस्ट होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले इतना तो पता कर लें, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, 999999। दिस इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब एक बात बताओ, ये ग्रेटेस्ट है बट हमें परफेक्ट स्क्वायर 6 डिजिट का ही चाहिए और बड़ा चाहिए, मतलब इसके पीछे कोई पहले कोई नंबर होगा, राइट? तो हमें इस नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अब जब भी सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन। तो सबसे पहले इसकी लॉन्ग डिवीजन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर हो गया। अब पेयरिंग करनी है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये 2 एंड ये 2। सो 99 है, ठीक है। 99 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 9 जा 81। सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 18 और ऊपर से आ गया 99। यहाँ पे 9 का डबल 18, यहाँ कुछ चाहिए यहाँ कुछ चाहिए, तो 1899 कहाँ से जाएगा, 9 से। 9 यहाँ रखा 9 यहाँ रखा, इट विल बिकम 1701। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बन जाएगा 198। अगेन 99 हमने नीचे उतारा, तो यहाँ पे क्या करोगे, 99 का डबल 198, यहाँ कुछ चाहिए अगेन 9 से, तो ये बन जाएगा 17901 और 1998 इज द रिमाइंडर। अब 1998 बच गया। अगर यहाँ पे 1998 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो 999 ये 6 डिजिट नंबर में से क्या माइनस करें, 1198 माइनस कर देते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर बन तो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये बन जाएगा 998001। इट इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कर दिया आप फाइंड आउट। अब उसने बोला इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट भी चाहिए, इस नंबर का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे फाइंड लिखा है तो आप इसको फाइंड करोगे, तो ये क्या आया 998001। अगेन फिर से राइट हैंड साइड से पेयरिंग करी, 9 9 जा 81, सो दिस इज 18, वहां से 80 नीचे उतारा, 18 यहाँ पे उसका डबल, तो ये बन जाएगा 9 से जाएगा अगेन, तो दिस इज 1701। माइनस करेंगे 179 ऑफ 01 ऊपर से, 99 का डबल 198, यहाँ कुछ चाहिए और यहाँ कुछ चाहिए, 9 से जाएगा 9 9 जा, तो 17901। तो स्क्वायर रूट कितना आ गया, 999। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले ये देखो पावर्स 3/2, 4/3, -1/2, 2/3, -2/3 आ रही है। इसको पहले ठीक करके लिखते हैं। कैसे करें भाई, इसके बेसिस चेंज करें ताकि ये पावर्स कट जाएं। अब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 3/2 इंटू 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब, -4/3। अब 2 की पावर काटनी है तो ये 6 का स्क्वायर है, -1/2 अपॉन 125 किसका क्यूब है, 5 का, 5 क्यूब, 2/3 इंटू 3 क्यूब -2/3। अब 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे भी ये पावर्स कैंसिल आउट हो गई, तो ये बन गया 5 क्यूब इंटू 2 की पावर -4 इंटू 6 की पावर -1 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 3 की पावर -2। अब एक्सपोनेंट्स का चैप्टर है तो एक्सपोनेंट्स लॉ लगा के ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस विल बिकम 5 की पावर 3, 2 की पावर -4। अच्छा 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब सारा जो हमारे बेस है 2, 3 और 5 की पावर्स में, तो हम लॉ लगा सकते हैं 5। अब देखो बेसिस यहाँ पे सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट 3 -2 इंटू 2 की पावर -4 प्लस -1
और इंटू 3 की पावर -1 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, सो दिस विल बिकम 5 इंटू 2 रेज टू द पावर -5 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। दिस इज 5 इंटू 3, अब 2 की पावर 5 को नीचे ले जाते हैं, दिस इज 15/32 आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सिंप्लीफाई दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले अगर मैं इसको a दे दूं नाम और इस नंबर को, इस एक्सप्रेशन को b दे दूं नाम, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी कर देते हैं, a की जगह 2x प्लस 5y प्लस 2x माइनस 5y, a प्लस बी, a माइनस बी जगह 2x प्लस 5y माइनस 2x माइनस 5y। ठीक है, सो दिस इज 2x प्लस 5y प्लस 2x माइनस 5y। ये 2x प्लस 5y, यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो साइन चेंज होगा, माइनस 2x प्लस 5y। ठीक है, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट, ये बन गया आपके पास 4x इंटू, अब ये 2x से 2x कैंसिल आउट, ये बन गया हमारे पास 10y। सो योर आंसर इज 40xy। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का और पार्ट है, फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। अब फैक्टराइज करने के लिए देखें, यहां पे देखो ये 9m स्क्वायर है, 25n स्क्वायर है, यहाँ पे mn है, तो मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर बन सकता है। बना के देखें। अच्छा, 9m स्क्वायर ये 3m का स्क्वायर है और ये 5n का स्क्वायर है, बीच में क्या बनाना है 2ab, तो 2 3m इंटू 5n, तो ये बन गया 30mn। ठीक है, माइनस 64x स्क्वायर एज इट इज, मतलब इन तीनों को मिला के हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। a की जगह 3m माइनस 5n होल स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर, अभी भी फैक्टराइज नहीं हुआ। अगेन ये इसको अगर मैं a रख दूं, इसको मैं अगर b रख दूं, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ठीक करके लिख लेते हैं पहले, 3m माइनस 5n का होल स्क्वायर, सॉरी का होल स्क्वायर माइनस 64 किसका स्क्वायर है 8 का, x का होल स्क्वायर। अब बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फैक्टराइज तो इसको आता है करना हमें, a प्लस बी दैट इज 3m माइनस 5n प्लस 8x, a माइनस b दैट इज 3m minus 5n minus 8x. This is your answer. Right? Next. Question number 27. In the given figure, L is parallel to M. ये और ये parallel हैं. P and Q, P is parallel to Q. ये और ये आपस में parallel है. Find the values of x, y and z. x, y and z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, चलो देखो y की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली मिल गई, ये 120 है, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये y 120 और y इक्वल एंगल्स हो गए, क्यों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो y इक्वल टू 120 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, y तो आ गया। अब देखें, सिंस L और M इज पैरेलल एंड P इज ट्रांसवर्सल, अगर हम P को ट्रांसवर्सल कंसिडर करें, सो एंगल x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री के, क्यों को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमने y तो फाइंड आउट किया हुआ है, तो x हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 120, सो x इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी हो गया हमारे पास, सॉरी x नहीं है, दिस इज z, सॉरी z आ गया हमारे पास 60 डिग्री। राइट, अब ये x निकालना है। एक बात बताओ, P and Q are also parallel and M is transversal. So Z plus X किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री के, अगेन को इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है, अगेन कोइंटेरियर एंगल्स है। तो x हमने फाइंड आउट कर लिया, तो z कितना आ गया 180 माइनस 60, सो z इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो x y z हमने तीनों फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय दिस टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो क्या करें भाई, लॉन्ग डिवीजन कर देते हैं। बट लॉन्ग डिवीजन करने से पहले यहाँ पे देखो, ये x वाली टर्म, ये कांस्टेंट, ये x स्क्वायर, ये x क्यूब, ये हैपोजिट वे में लिखे हुए हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, दैट इज सबसे पहले कौन सी पावर आएगी, क्यूब, देन माइनस 135 एक्स स्क्वायर, देन 225 एक्स माइनस 125। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है हमें किससे, 3x माइनस 5 से। तो सबसे पहले हमें 27x क्यूब चाहिए, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये हमारी वाले नंबर बन जाए। तो 3 9 जा 27, x क्यूब चाहिए, x ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो x स्क्वायर 9x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 27x क्यूब। अब 9x स्क्वायर को 3 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से तो करना पड़ेगा, पूरा नंबर है ये, पूरी एक्सप्रेशन है। तो -5 इंटू 9 माइनस 45 एक्स स्क्वायर। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, साइन चेंज हो गए, सो दिस विल बिकम 1 पॉजिटिव। तो ये प्लस माइनस माइनस 135 में से 45 गए, ये बन गया हमारे पास 90 एक्स स्क्वायर। ऊपर से आ गया 225 नीचे। ठीक है, अब मेरे को चाहिए -90, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, -30x से। ठीक है, तो ये बन जाएगा -90x स्क्वायर। अब -30x को -5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा +150x। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कट गया, ये आपके पास आया 75x माइनस 125। अब आपको 75 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 25 से। सो दिस इज 75x माइनस 125, नेगेटिव पॉजिटिव, ये 0 हो गया। तो क्वोशिएंट आपके पास क्या आया, 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25, एंड रिमाइंडर आपके पास आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, a fort had food provision for 300 men for 90 days. After 20 days, 50 men left the fort. How long would the food last? ठीक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले कौन सी दो क्वांटिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं, एक तो नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ डेज इन विच फूड लास्ट। ठीक है, अब नंबर ऑफ मैन कितना है, 300, और फूड कितने दिन तक सफिशिएंट था, 90 डेज के लिए, इन 300 पीपल के लिए फूड सफिशिएंट था। आफ्टर 20 डेज 50 मैन लेफ्ट द फोर्ट। अच्छा, 20 दिन बाद, 20 दिन गए, कितने दिन रह गए, 70 डेज। अच्छा, अगर हम 70 डेज की बात करें, 300 मैन के लिए तब भी तो फूड सफिशिएंट होगा, राइट। बट क्या हुआ आफ्टर 20th डे, क्या हुआ, 50 मैन लेफ्ट द फोर्ट। अब मैन कितने रह गए, 250। अब बताना है कि कितने डेज तक फूड चलेगा। ठीक है, तो हमें ये एक्स फाइंड आउट करना है। अब इसका रोल यहाँ पे खत्म, इन दोनों पे देखना है हमें कि एक्स की वैल्यू कैसे आएगी। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है। अब देखो, नंबर ऑफ मैन कम हो गए, तो फूड ज्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा, ज्यादा दिन चलेगा ना। ठीक है, तो इट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में x इंटू वाई इक्वल टू के होता है। सो मतलब 300 इंटू 70 इज इक्वल टू 250 इंटू एक्स। तो यहां से x निकाल लेते हैं, 300 इंटू 70 अपॉन 250। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो x इक्वल टू 6 इंटू 40। ठीक है,
तो ये आ गया 84 डेज। नेक्स्ट और पार्ट, a train 140 meter long is running at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट पास अ प्लेटफॉर्म 260 मीटर लॉन्ग। एक प्लेटफॉर्म है डेट इज 260 मीटर लॉन्ग, यहां से लेके यहां तक है। अब एक ट्रेन ने इसको पास करना है। ट्रेन की लेंथ कितनी है 140 मीटर। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ट्रेन। एक तो वो अपनी लेंथ पूरी ट्रेवल करेगी, ऊपर से इस पूरी प्लेटफॉर्म की लेंथ कंप्लीट करेगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। क्लियर है। अब length of train is 140 and length of platform is 260 meter, so this will become 400 meter, but speed आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है। क्लियर है। चलो देखते हैं, आपको टाइम निकालना है। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो आपको पता है 400 मीटर है और स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी मीटर में चेंज कर ले। तो ये मीटर में चेंज किया, ये हो गया पर आवर, ठीक है। तो ये बात जाएगा 1/50 आवर रहेगा। अब देखो 1/50 आवर थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लग रहा, तो इसको सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। कितना टाइम लगा सेकंड में चेंज करने के लिए, 150 इंटू सेकेंड में चेंज करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12। दिस इज 24 सेकेंड्स लगे इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए, ठीक है। चलो let's move on to the question number 30. The price of different lengths of ladders in meters is shown in the following table. Length of the ladder given है, price of the ladder given है। Plot a graph taking lengths of ladder on x-axis to show this information, right? So let's make the graph. Draw x-axis and y-axis for the graph. ये बन गई हमारी x-axis और दिस इज अवर y-axis, राइट। सो यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ द लेडर लेना है, लेंथ ऑफ द लेडर along x-axis। तो लेंथ ऑफ द लेडर इज 10 12 14 इन मीटर्स। सो स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 लेट्स मेक इट अगेन। ये लेंथ ऑफ द लेडर, क्योंकि वो हमारा डिलीट हो गया था। सो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ द लेडर लेना है। मेक द मार्किंग, ठीक है। सो दिस इज 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन, जितना भी आप मार्क कर सको, राइट। अब 700 850, यहाँ पे हम ओरिजिन हम 700 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे किंक बना देते हैं, ठीक है। सो दिस इज 700, देन 800 900 1000 1100 1200, ये हम अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। 800 900 1000 1100 1200, राइट। अब 10 पे मीटर्स की लेडर 700 रुपीज़ की है, 12 मीटर्स की लेडर 850 रुपीज़ की है। 850 रुपीज़ इन बिटवीन दोनों क्या आएगा,
राइट, सो मार्क इट हेयर, ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया। 14 की 900 रुपीज़ की है, तो हम यहाँ पे 900 रुपीज़ के सामने मार्क कर देंगे। 16 मीटर की 1000 रुपीज़ की है, तो इसके आगे मार्क कर देंगे। एंड 18 मीटर 1050 मीटर की है, रुपीज़ की है, तो इनके इन बिटवीन 1050 आएगा, तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ज्वाइन दीज पॉइंट्स, दिस 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 एंड दिस। ठीक है, दिस इज योर गिवन ग्राफ। अब इसको लेवल कर देते हैं, ये बन जाएगा लेंथ इन मीटर्स। ठीक है, और इस साइड क्या आया हमारे पास, प्राइस इन रुपीस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्केल लिखना है। स्केल इज एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट हमने किसके इक्वल लिया है, 2 मीटर के, राइट। एंड वाई एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट हमने किसके इक्वल लिया है, 100 रुपीज के। ठीक है, सो दिस इज योर स्केल, और हमारी मार्किंग भी हो गई, ये आपका ग्राफ है। नेक्स्ट, ये विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5, construct a quadrilateral PQRS in which PQ equal to 5.5 centimeter, angle P equal to 90, angle Q equal to 105, angle R equal to 60 degree and angle QR equal to 6 centimeter. Measure the length of each diagonal. Steps of construction not required, right? तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या बनाएंगे, एक रफ स्केच। रफ स्केच बना लेते हैं। रफ स्केच के लिए क्या है हमारे पास, PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो PQ हमें दिया हुआ है 5.5, एंगल P इज गिवन एज 90 डिग्री, एंगल Q इज 105 डिग्री, एंगल R इज 60 डिग्री एंड QR इज 6 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले रफ स्केच है, अब मैं आपको बता देती हूं कैसे बनाना है। सबसे पहले PQ ले लेते हैं एज अ बेस। PQ हमने बनाया एज 5.5 सेंटीमीटर। अब Q पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। वी मेक इट 90 डिग्री एंगल। कैसे, ये बना 60, ये बना 120, ये आपका 90 डिग्री का आप कंपास से बना दोगे, राइट। अब यहाँ पे 105 डिग्री का एंगल बनाना है। 105 डिग्री का एंगल किसका, 90 और 120 का एंगल बाइसेक्टर। तो मेक इट, ये 120, ये 90 बना, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री। इसका एंगल बाइसेक्टर ये बनेगा आपका 105 डिग्री, राइट। सो अब यहाँ पे कंपास रख के आपको 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है, राइट। तो सपोज दिस इज पॉइंट R, ये आया आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब आपको S पॉइंट फिक्स करना है। देखो S हमें पता है एंगल R पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, R पे 60 डिग्री का एंगल बनाओ, ये बना, और दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। तो आप यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाओगे दिस, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट कट करेगा, ये आ गया हमारे पास एंगल S। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कंस्ट्रक्शन के बाद, राइट। सो कंपास वगैरह सब कुछ यूज करके हम ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड simple interest on a certain sum of money at 10% per annum for 2 years is rupees 500. Find the sum when interest is compounded annually. ठीक है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज रुपीज 500, और प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अच्छा, अमाउंट है क्या, 1 प्लस R बाय 100 रेज टू द पावर n, ऐसे निकालते हैं, माइनस प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल तो नहीं पता, रेट पता है आपको, रेट आपको पता है 10 है,
अपॉन 100 और टाइम है 2 years माइनस पी। अब पी कॉमन निकाल लेते हैं, ये क्या बना 11/10 का स्क्वायर माइनस 1। तो p इज कॉमन, दिस इज 121 माइनस 100 अपॉन 100। सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 21/100। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, p इंटू आर इंटू टी बाय 100। प्रिंसिपल इज नॉट known, r is 10 and time is 2 upon 100। तो ये आ गया 1/5p। दो चीजें हमारे पास पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ p। अच्छा इसमें पुट कर दें, ठीक है। अब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाला 21/100p और सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने 1/5p। वो किसके इक्वल है, 500 के, डिफरेंस इनका। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, 100 21p माइनस 20p इक्वल टू 500। एलसीएम लिया, राइट। सो दिस इज p अपॉन 100 इक्वल टू 500। सो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 50,000 रुपीज। आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। The length, breadth and height of a solid cuboid are in the ratio 5, 4 and 2. Its total surface area is 1216 centimeter square. Find the dimensions of the cuboid. Let the sides be, हमें साइड्स की रेशो दी है, मान लेते हैं कि 5x है, ब्रेड्थ है 4x, हाइट है 2x। अच्छा टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सो 2 इंटू लेंथ कितनी है 5x, ब्रेड्थ 4x प्लस 4x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x। तो टोटल सरफेस एरिया इज 1216 इज इक्वल टू, ये हो गया 20x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम 1216 इज इक्वल टू 2 इंटू 38x स्क्वायर। सो x स्क्वायर आपके पास आएगा 1216 अपॉन 76, तो x स्क्वायर आपके पास आ गया 16, x आ गया 4। तो डायमेंशंस अगर आपको निकालने हैं तो क्या आएगा, लेंथ इज 5 into 4, breadth is 4 into 4 and height is 2 into 4, that is 20 centimeter, 16 centimeter and 8 centimeter। और क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, L into B into H। so length is 20, 16 into 8 is equal to 2560 centimeter cube। क्लियर है। नेक्स्ट और पार्ट, the volume of a metallic cylindrical pipe is 748 centimeter cube. Its length is 14 centimeter and its external radius is 9 centimeter. Find its thickness of the metal used. thickness find out करनी है। ये हमारे पास एक cylindrical pipe है, right? This is given, right? अब ये पाइप हमें गिवन है, अब इसका वॉल्यूम हमें गिवन है, दिस वॉल्यूम इज गिवन, दैट इज 748 सेंटीमीटर क्यूब, और लेंथ हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस यहां से लेके यहां तक इज 9 सेंटीमीटर। हमें ये थिकनेस फाइंड आउट करनी है, राइट? अब गिवन जो है वहां से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम क्या होगा मेटल का, पाइप का, आउटर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाइप माइनस इनर वॉल्यूम। लेट्स से आउटर रेडियस है r एंड इनर रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, लेट आउटर रेडियस इज r एंड इनर रेडियस स्मॉल r। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अच्छा पाई और एच तो कॉमन ही है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है डेट इज 740h। तो 22/7, height is 14 and radius, outer radius is given as 9 square that is 81 minus r square और ये 748। अब कैलकुलेट कर लें, 748 upon 44 equal to 81 minus r square, right? So this will become 17, right? So r square equal to 81 minus 17, so r square equal to 64, so r equal to 8। रेडियस आ गया इनर 8। अच्छा इनर रेडियस 8 है, आउटर रेडियस 9 है, तो थिकनेस कितनी आ गई? थिकनेस इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, outer radius minus inner radius, that is 9 minus 8, that is 1 centimeter is the thickness। clear है? next question number 34, the distance between two stations is 398 kilometers। ठीक है, दो स्टेशन है, स्टेशन ए और एक है स्टेशन बी, राइट? टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली। अच्छा ये डिस्टेंस पूरा कितना है? 398। टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दी स्टेशन ऑन पैरेलल ट्रैक टू क्रॉस ईच अदर। एक ट्रेन यहां से स्टार्ट करी, एक यहां से स्टार्ट करी और इन दोनों ने क्रॉस करना है, राइट? द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। लेट दिस, ये फर्स्ट ट्रेन है, ये सेकंड ट्रेन है, लेट इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर x किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे की कितनी होगी? 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगी, मतलब x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये होगी। अब if the distance between two trains after 3 hours of train start is 44 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो जब ये ट्रेन चली यहां से यहां तक सपोज पहुंच गई 3 आवर्स में, ठीक है, और ये ट्रेन चली यहां से यहां पहुंच गई 3 आवर्स में, तो इन दोनों के बीच में जो गैप बचा वो कितना बचा? 44 किलोमीटर का बचा। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब हमें ये x फाइंड आउट करना है, उसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। लेट स्पीड ऑफ वन ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन कितनी हो गई? x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर, वो तो हमने पहले ही लिख लिया है, राइट? अब एक बात बताओ, 3 आवर्स उन्होंने जर्नी करी, 3 आवर्स के बाद फर्स्ट ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन इन 3 आवर्स कितना होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर पर और टाइम था 3 घंटे, तो उसने 3x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड ट्रेन इन 3 आवर्स कितना किया होगा? उसकी स्पीड थी x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर और टाइम लिया 3 घंटे, तो 3x प्लस 12 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। पर जब यहां पे पहुंची और वो यहां पे पहुंची, इसमें डिस्टेंस कितना है? 44 किलोमीटर। तो मतलब टोटल डिस्टेंस जो है 398 किलोमीटर कैसे बन रहा है? एक तो इसने 3x किया ट्रेवल, प्लस उसने 3x प्लस 12 ट्रेवल किया 3 आवर्स में, और फिर भी इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस बच रहा है? 44 किलोमीटर आवर। अगर मैं 44 भी इसमें ऐड कर दूं, टोटल डिस्टेंस बन जाएगा, दैट इज 398। हमारी इक्वेशन बन गई। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, योर इक्वेशन विल बिकम 6x प्लस 56 इक्वल टू 398, सो 6x इज इक्वल टू 342, सो x आपके पास आ जाएगा 57 कैलकुलेट करके। तो मतलब स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी होगी? 57 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन कितनी होगी? 61 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर ज्यादा ही चलती है वो। क्लियर है? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन और पार्ट. Steamer goes downstream from one point to another in 9 hours. It covers the same distance upstream in 10 hours. The speed of the stream is 1 kilometer per hour. Find the speed of the steamer in still water, the distance between two ports. ठीक है. अब देखो two ports A and B suppose. A and B. अगर स्टीमर डाउनस्ट्रीम जाता है मतलब गो विद द फ्लो ऑफ वाटर तो वो 9 आवर्स लेता है, और अगर वो फ्लो के ऑपोजिट चलता है तो वो 10 आवर्स लेता है. ठीक है. स्पीड ऑफ द स्टीम हमें दिया हुआ है x 1 किलोमीटर पर आवर. अब स्टीमर की स्पीड निकालनी है इन स्टिल वाटर. लेट द स्पीड बी इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. राइट. ठीक है. अब जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड ऑफ स्टीमर क्या होगी? स्पीड ऑफ स्टीमर डाउनस्ट्रीम क्या होगी भाई? जिस बहाव में पानी है उसी बहाव में वो जा रहा है तो स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाएगी x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, स्पीड ऑफ स्टीमर अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम जब वापस आएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम होने लग जाएगी. दैट इज x माइनस 1 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब देखें, अब देखो A से B या B से A जो आएगा डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करेगा. चलो देखते हैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने. ट्रेवल्ड डाउनस्ट्रीम. जब डाउनस्ट्रीम जाएगा तो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम? x प्लस 1. टाइम कितना लिया उसने डाउनस्ट्रीम जाने के लिए? 9 आवर्स. सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपस्ट्रीम. ठीक है. डिस्टेंस, अच्छा स्पीड कितनी थी उसकी? x माइनस 1. स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लिया उसने? 10 आवर्स. तो ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 9x प्लस 9 और ये हुआ 10x माइनस 10. अच्छा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं होंगे क्योंकि चाहे A से B आओ B से आओ डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना दो प्लेसेस का. राइट. सो 9x प्लस 9 किसके इक्वल होना चाहिए? 10x माइनस 10 के. सो दिस विल बिकम माइनस x माइनस 19. सो x कितना आ गया? 90. तो 19 किलोमीटर पर आवर थी उसकी स्टीमर की स्पीड इन स्टिल वाटर. अब उसने बोला डिस्टेंस बिटवीन द टू पोर्ट्स, तो डिस्टेंस था क्या? 10x, कोई भी ले लो दोनों में से. 10x माइनस 10 तो 10 इंटू 19 माइनस 10 तो 190 माइनस 10 इक्वल टू 180 kilometers. Right. So this completes your discussion of this paper. I hope you enjoyed this paper. Please do share this paper so that you can have a benefit of this. Thank you.